नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अब देखिए, डिस्कशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक छोटा सा थॉट जो है डिस्कस करेंगे। आप ना लाइफ में कभी ये सोचते हैं कि आप जो है वो अकेले हैं, तो इसको सोचने के ना दो तरीके हैं और इसमें ही पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो छिपा हुआ है। कभी भी ऐसा सोचकर कमज़ोर मत पड़ जाना कि आप अकेले हो और आपके साथ कोई नहीं है, आप किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे। बल्कि इस तरह से सोचकर जो है वो डटे रहना कि आप अकेले हो और आपको इस टास्क को कर जो है वो इतिहास रचना है। इस टास्क को कर जो है वो आपको खुद को जो है वो साबित करना है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ दिखेगी और एक मोटिवेशन के साथ जो है वो हर टाइम काम कर पाएंगे। परंतु अगर आप ये सोचकर कमज़ोर पड़ जाते हैं कि आप अकेले हो, तो हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी चारों ओर रहेगी और नेगेटिविटी के साथ जो है वो आपकी जो है प्रोडक्टिविटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमेशा प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो उम्मीद है कि आप इस थॉट को जो है वो समझे होंगे। अभी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, इन विच टाइप ऑफ बेगार इज कैरिड स्टोन वुड फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स और ब्रिजेस एटसेट्रा। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पहले बेगार की प्रथा जो था वो प्रचलित थी। तो बोलते हैं कि किस तरह की बेगार में जो है वो जो बेगारी होते थे वो राज्य में जो है वो भवनों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, कोई मरम्मत का कार्य चला हुआ है उसके लिए जो पत्थर और लकड़ी जो था वो लेकर जाते थे। तो जो अलग अलग हम बेगार के टाइप पढ़ते हैं उसमें ही जो है वो एक बेगार का टाइप आता है, जिसमें इस तरह से होता था कि बेगारियों को जो है वो पत्थर, लकड़ी ये सब जो है वो ढोकर ले जाना पड़ता था और फ्री में ये सब करना पड़ता था। तो ये होती थी बतरवाल बेगार। बतरवाल बेगार ये होती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। हमारे पास ना अलग अलग टाइप की बेगार जो है वो आती है। किस किस तरह की बेगार हमारे पास आती है? एक तो यहाँ पर देखो अथरवाल बेगार जो है वो दिया गया है। ये अथरवाल बेगार किस तरह की बेगार होती है? इसमें ना जो भी साहूकार होते थे उनके खेतों में जाकर जो था वो काम करना पड़ता था। उनके जो पशु होते थे उनको घास वगैरह प्रोवाइड करवाना पड़ता था, ठीक है जी। और जो दरबार लगते थे वहाँ पर भी उनको जो है वो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह जो था वो ले जानी पड़ती थी। तो ये अथरवाल बेगार में होता था। परंतु ये जो बथरवाल बेगार थी इसमें ना जो वुड, स्टोन ये सब हो गया, कंस्ट्रक्शन के कार्य के लिए जो था वो ले जाना पड़ता था। इस बथरवाल बेगार को जो था वो एक और नाम से जाना जाता था। इसको हल्ला का बेगार भी जो था वो बोलते थे। हल्ला का बेगार भी जो था वो इसको बोला जाता था, ठीक है जी। इस तरह से भी इसको बोलते थे, हल्ला का बेगार। और एक हमारे पास जो है वो जादी बेगार जो था वो आता था। जादी बेगार और हेला मेला बेगार ये दोनों सेम ही हैं। इसमें क्या होता था, इसमें जैसे मान लो कि किसी के साहूकार या फिर बड़ी कोई रूल करने वाली फैमिली है, उसके घर में कोई फंक्शन है, मैरिज है, तो उसके लिए जो है वो बेगारियों को जो है वो घास ले जाना पड़ता था, लकड़ी ले जानी पड़ती थी और बाकी के लेबर के कार्य जो था वो करने पड़ते थे। इसमें कोई भी दुख सुख की जो घड़ी होती थी बेगारियों से वहाँ पर काम करवाया जाता था। तो उसको जादी बाड़ी बेगार या फिर हेला मेला बेगार जो था वो बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह की हमने 3 ये बेगार की किस्में जो है वो यहाँ पर पढ़ी। ये तीनों ही जो है वो बेगार की किस्में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वही सब एक्सप्लेन जो है वो किया गया था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 18th लॉर्डशिप, यानी कि 18 ठकुराइयाँ जो थी लोकेटेड इन द अपर हिल वैली ऑफ सतलुज, पब्बर, टॉन्स रिवर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतलुज, पब्बर, टॉन्स नदियों की ऊपरी पहाड़ियों में स्थित 18 लॉर्डशिप या फिर 18 ठकुराइयों में से शामिल नहीं था। अगर हम बात करते हैं कि 18 ठकुराइयाँ जो था वो हुआ करती थी, अब इनमें से जो है वो बोलते हैं कौन सी ठकुराइन ऐसी थी जो अपर वैली ऑफ सतलुज, पब्बर और टॉन्स में शामिल नहीं थी। तो देखो क्योंथल जो है उसका पार्ट नहीं था। क्योंथल ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम बात जब हिमाचल जीके में ठकुराइयों की करते हैं तो 18 तरह की ठकुराइयाँ जो है हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जो है वो घुंड, रतेश, बलसन ये 3 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा जुब्बल पढ़ते हैं, कुमारसेन पढ़ते हैं, खनेटी पढ़ते हैं, देलट पढ़ते हैं, रावी पढ़ते हैं, कुरांगलू पढ़ते हैं, थरोच पढ़ते हैं, मोरनी पढ़ते हैं, बीजा पढ़ते हैं, सांगरी, डोडर कबार भी एक हुआ करती थी, सारी हुआ करती थी, कोटी मैदान हुआ करती थी, भड़ोली हुआ करती थी, सिल्ली हुआ करती थी। तो इस तरह की टोटल 18 ठकुराइयाँ जो था वो आया करती थी। क्योंथल इसका पार्ट जो था वो नहीं होता था। क्योंथल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना गिरिसेन के द्वारा की गई थी। लगभग 1211 ईस्वी में गिरिसेन ने इसकी स्थापना की थी और सुकेत रियासत के साथ इसके एंशिएंट संबंध जो है वो जुड़ते हैं। क्योंथल जब फिरोज शाह तुगलक का शासन हुआ करता था तो क्योंथल रियासत जो था फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। 1379 में ये फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, तो राणा
मसार सेन जो था वो उस टाइम क्योंथल के शासक हुआ करते थे और इन्होंने अंग्रेजों की मदद जो था वो उस टाइम की थी 1857 के विद्रोह के समय, और इसके बदले इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी और खिल्लत भी जो था वो प्रदान की गई थी। क्योंथल के जो अंतिम शासक थे वो हितेंद्र सेन थे और क्योंथल के राजा ने जो था वो कसुम्पटी क्षेत्र जो अभी शिमला में देखने को मिलता है 1884 में ये ब्रिटिश सरकार को लीज पर जो था वो दे दिया था। तो इतना सब आप क्योंथल के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। ऐसे ही यहाँ पर घुंड एक ठकुराई जो है वो दिया गया है, यहाँ पर जो है वो रतेश और बलसन भी दिया गया है। घुंड की बात करते हैं हम तो इसकी स्थापना जो है वो राजा जनजान सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। जनजान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम रतेश की बात करते हैं कि रतेश की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो रतेश रियासत की स्थापना जो था वो राय सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। राय सिंह ने इसकी स्थापना जो था वो की थी। राय सिंह का नाम ध्यान रखें। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर बलसन भी जो है वो दिया गया है। बलसन की अगर हम बात करते हैं तो बलसन की स्थापना जो है वो अलग सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। किसके द्वारा? अलग सिंह के ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। तो अलग सिंह, ये आप 4 की 4 ठकुराइयों के बारे में, रियासतों के बारे में याद रखिए कि किसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन डिड हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल वाज फॉर्म। तो बोलते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की स्थापना जो है वो कब की गई थी। देखिए, हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जून महीने में की गई थी 1947 में। 1947 जून को जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अभी हम हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। जून 1947 में जो है वो हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल जो हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल था, इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना करने के पीछे का रीज़न क्या होता है? ये जो हिमालयन हिल स्टेट एक रीजनल काउंसिल हुआ करता था, इसके जो सदस्य थे इनके बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण जो है वो शिमला और पंजाब की पहाड़ी रियासतों के नेताओं ने जो था वो एक अलग संगठन बना लिया और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से जो अलग होकर एक संगठन बनाया गया उसको हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल जो था वो नाम दे दिया गया। उसमें सब लगा दिया गया, सब रीजनल काउंसिल उसको जो था वो नाम दिया गया और इसकी स्थापना जून 1947 में की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो था वो बनाया गया था। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे वो पंडित पद्मदेव को बनाया गया था और इसमें वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं बल्कि 3 लोग जो था वो हुआ करते थे। इसमें एक मंडी के जात सिंह निधक्का आते थे और इनके अलावा जो है वो लीला दास वर्मा आते थे, ये भज्जी के थे, और इनके अलावा जो है वो सदाराम चंदेल आते थे, ये बिलासपुर के थे। तो ये 3 लोग जो था वो यहाँ पर आते थे और प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आपने देख लिया। इसमें अदर मेंबर थे जैसे कि दौलत राम गुप्ता इसमें हुआ करते थे। ये पब्लिसिटी मिनिस्टर जो था वो इसके हुआ करते थे। पब्लिसिटी मिनिस्टर का हिंदी में अगर आप अनुवाद देखेंगे तो ये जो है वो इसके प्रचार मंत्री जो था वो हुआ करते थे। एक सूरत राम प्रकाश थे, सूरत राम प्रकाश इसके जो था वो ट्रेजर बनाए गए थे, इनके कोषाध्यक्ष जो था वो इनको बनाया गया था। और वैसे ही सोनू राम भी इनको बोलते हैं। सोनू राम जो थे, सोनू राम ऑफिस मिनिस्टर थे। ऑफिस मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? सोनू राम जो था वो कार्यालय मंत्री जो था वो बनाए गए थे। तो इस तरह के सदस्य जो था वो इसके बनाए गए थे। और हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल क्यों बनी? क्योंकि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सदस्यों के बीच में मतभेद होता है, फिर ये बनाने की नौबत जो है वो आती है। बनाया गया, इसकी अध्यक्षता कौन करता था, जनरल सेक्रेटरी कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, अदर मेंबर कौन थे, वो सब डिटेल में जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन स्पीति एंड लाहौल। तो बोलते हैं कि कौन सा माउंटेन पास ऐसा है जो स्पीति को जो है वो लाहौल से जो है वो ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में जितने क्वेश्चन आपने बार बार रिवाइज कर लिए उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी जो है वो एग्जाम के लिए इंप्रूव रहेगी, आपकी इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा कि गलत नहीं, कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन होगा। सबसे पहले यहाँ पर तोरी पास दिया गया है, फिर कांगड़ा है, फिर मनीरंग है। तोरी पास की अगर हम बात करते हैं तो ये कांगड़ा और चंबा को जो है वो आपस में जोड़ता है। कांगड़ा चंबा को जोड़ता है, 4360 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। कांगड़ा दर्रा की अगर हम बात करें कि कांगड़ा जो है वो कहाँ पर है या फिर किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तो ये कांगड़ा पास ना ये लाहौल वैली को ना झांसकर वैली से जोड़ता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति को लद्दाख की ओर जो है ले जाता है, उसके साथ जो है ये जोड़ता है। तो इस कांगड़ा पास के बारे में इतना ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर जो है वो मनीरंग जो है वो दिया गया है। मनीरंग की अगर हम बात करते हैं कि मनीरंग भी हमने पढ़ रखा है कि मनीरंग एक पीक जो है वो आती है, परंतु ये पीक आती है ना कि पास, इस तरह से हमने कोई पढ़ा है। मनीरंग जो है वो लाहौल स्पीति में है।
एग्जैक्टली जो ये मनिरंग पीक आती है ये 6597 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो आती है, और ये स्पीति इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भी ये स्पीति में जो है वो एग्जैक्टली आती है। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है तेम्पला। ये जो तेम्पला पास है ना, ये जोड़ता है लाहौल को स्पीति से। लाहौल को स्पीति से जोड़ता है तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लाहौल को स्पीति से जोड़ता है ये तेम्पला पास, इसके बारे में इतना ध्यान रखें। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से लाहौल स्पीति के बारे में जानने हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनेंगे यहाँ से। इस तेम्पला पास का एल्टीट्यूड कितना है, ये है 4930 मीटर। और कौन से दर्रे हैं जो लाहौल को जो है वो स्पीति के साथ जो है वो जोड़ते हैं, तो एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कुंजुम पास जो है वो आता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंजुम पास किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आता ही है, और ये लाहौल और स्पीति को जो है वो आपस में जोड़ता है। इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं कि कितने एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, तो ये 4520 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 4520 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। अगर उसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो है वो एक शिपकिला पास जो है वो आता है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, 4500 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। एक रांझा पास जो है वो आता है, रांझा पास जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है, और ये जो है 4400 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। एक कुंजुम पास आता है, कुंजुम पास तो हमने पढ़ ही लिया कि ये 4520 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। इसके अलावा जो है वो लाहौल स्पीति को जो है वो एक शकारोफ पास जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शकारोफ पास जो है वो जोड़ता है। ये पास जो है वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, शकारोफ पास, ये 5025 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। 5025 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। एक लालूनी पास जो है वो आता है, लालूनी पास जो है वो कितने मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, लालूनी पास 5440 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, और ये भी जो है लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। तो बस इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप टीजीटी या फिर अपकमिंग HPRC के JBT या फिर और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकें, तो ये सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाला, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी हाई कोर्ट के आंसर की आ गई है जो हमने टेलीग्राम पर भी डाली थी। तो हाई कोर्ट के आंसर की के बाद आपने देखा होगा कि कितनी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हुई है, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने बहुत नज़दीकी से जो है ये रियलाइज किया होगा। अब इन गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सीरियसनेस और आपकी प्रैक्टिस। तो ये दोनों चीज़ें जो है टेस्ट सीरीज में आपको मिल सकती हैं अगर आप टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं, विच मुस्लिम रूलर लेड द एक्सपेडिशन अगेंस्ट द राजा पृथ्वी चंद ऑफ कांगड़ा अराउंड 1337। तो बोलते हैं कि किस मुस्लिम शासक ने 1337 ईस्वी के आसपास जो है वो कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व जो था वो किया था। अगर हम बात करते हैं 1337 की, तो 1337 ईस्वी के आसपास जो है वो कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद के खिलाफ एक अभियान जो था वो चलाया गया था, और इस अभियान को जो था वो चलाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इन शॉर्ट अगर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो 1337 में जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो था वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया था। कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट है, और नगरकोट पर जब अटैक किया गया था 1337 में, तो उस टाइम वहाँ के राजा पृथ्वी चंद जो था वो हुआ करते थे। पहली बात ध्यान रखनी है, कांगड़ा के ऊपर एक ही अटैक नहीं हुआ, उसके बाद कांगड़ा के ऊपर जो था वो 1365 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अटैक किया गया। उस टाइम जो कांगड़ा के राजा हुआ करते थे वो रूपचंद हुआ करते थे। रूपचंद के कार्यकाल के दौरान जब अटैक किया गया तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो ज्वालामुखी मंदिर है उसकी जो है वो बहुत सारी संस्कृत की किताबें जो था वो अपने साथ उठाकर ले गया था, और उनका जो था वो फारसी में जो था वो ट्रांसलेशन भी उसने जो था वो करवाया था, और ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो है वो कांगड़ा के ऊपर जो है वो तैमूरलंग भी आक्रमण करता है। तैमूरलंग के कार्यकाल के दौरान कांगड़ा के राजा जो था वो मेघचंद जो था वो हुआ करते थे। मेघचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे, परंतु तैमूरलंग जो है वो उस टाइम कांगड़ा बहुत बड़ा हुआ करता था, तो निचले क्षेत्रों तक ही वो सीमित रहा था, प्रॉपर किले तक जो है वो नहीं पहुंच पाया था एग्जैक्टली। और एक अटैक कांगड़ा के ऊपर सबसे पहला जो था वो 1009 ईस्वी में हुआ था, जो कि किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में जब अटैक किया था तो उसने जो था वो काफ़ी टाइम तक इसको अपने कंट्रोल में भी रखा, और उस टाइम यहाँ के राजा नगरकोट के राजा आनंदपाल जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब बेसिक आप ध्यान रखिए। जो कांगड़ा के ऊपर 4 अटैक हुए हैं, 4 शासकों के द्वारा किए गए हैं, कब कब किए गए हैं, कौन कौन उस टाइम कांगड़ा का राजा था, यही यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनेगा, और ये बेसिक क्लियर भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद गद्दीस। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल गद्दियों के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो इनमें से नवाला फेस्टिवल गद्दियों के साथ रिलेट करता है,
और ये जो नवाला फेस्टिवल होता है ये भगवान शिव के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, भगवान शिव को जो है डेडिकेटेड होता है। और यहाँ पर नवाला फेस्टिवल के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर मनाया जाता है। जहाँ पर गद्दी रहते हैं चंबा और कांगड़ा में, वहाँ पर जो है ये मनाया जाता है नवाला फेस्टिवल। और गद्दी मुख्य रूप से जो है वो चंबा कांगड़ा में जो है वो रहते हैं, ये भी पता आपको होना चाहिए। अगर हम गद्दी ट्राइब के बारे में बात करते हैं तो इनके बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप भी होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैरिज के टाइप जो है वो हैं। जो मुख्य रूप से मैरिज के टाइप इनके बीच में प्रचलित हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट है हमारे पास। झिंड फूक आता है, बराड़ फूक आता है, ये जो है वो इनके बीच में मैरिज के टाइप है। झिंड फूक और बराड़ टाइप, ये बराड़ फूक किस तरह से होता है, लड़की जो है वो अपने लवर के साथ जो है वो शादी कर लेती है अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर। एक घर जवानतरी होता है, इसमें जो है वो लड़का डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो अपने फादर इन लॉ ससुर के घर में जाकर जो है वो काम करता है। एक झंझारा होता है, इसमें जो है वो अलॉटमेंट कंसेंट होती है, एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये शादी जो है वो की जाती है। बट्टा सट्टा होता है, इसमें एक्सचेंज जो है वो किया जाता है, रियल सिस्टर या फिर कज़न के साथ लड़का जो है वो लड़की को एक्सचेंज जो है वो कर लेता है। एक दान पुण्य इनके बीच में कॉमन मैरिज का टाइप जो है आता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनके बीच में बड़ा कॉमन, गद्दीज के बीच में जो है वो बड़ा कॉमन टाइप की जो मैरिज है उसको क्या बोलते हैं, दान पुण्य जो है वो बोलते हैं। या फिर ये पूछ लेते हैं कि दान पुण्य एक कॉमन टाइप की मैरिज है, ये किसके बीच में जो है वो प्रचलित है। तो दान पुण्य गद्दीज के बीच में जो है वो प्रचलित है। बाकी इन ऑप्शंस में से चाहे झिंड फूक हो गया, बराड़ फूक हो गया, घर जवानतरी, झंझारा हो गया, बट्टा सट्टा हो गया, दान पुण्य हो गया, कोई सा भी पूछा जाए एग्जाम में, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको यहाँ पर कहीं पर भी कंफ्यूज ना कर पाए। गद्दीज के बीच में ही जो है वो मिंजर मेला भी जो है वो मनाया जाता है। तो मिंजर भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेला इनके बीच में मनाया जाता है। बाकी एक सैर मेला, पतरोडू हो गया, ये सारे इनके बीच में मनाए जाते हैं। इनके बीच में जो लोकल ड्रिंक होती है उसको सूर बोलते हैं, सूर या फिर उसको झोल भी जो है वो बोल देते हैं। सूर या झोल इनके बीच में जो लोकल एक पेय पदार्थ होता है उसको जो है वो बोला जाता है। गद्दी जो पेशे से जो है वो नोमैडिक भी हैं, सेमी पेस्टोरल भी हैं और सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब भी जो है ये कही जाती है। जो गद्दी ट्राइब है वो नोमैडिक भी कहे जाते हैं, नोमैडिक के अलावा सेमी पेस्टोरल भी इनको बोलते हैं और सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब भी बोलते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रजामंडल लीडर्स एंड द प्रिंसेस ऑफ द शिमला हिल स्टेट्स ऑन जनवरी 26, 1948। तो बोलते हैं कि 26 जनवरी 1948 को प्रजामंडल के नेताओं और शिमला पहाड़ी राज्यों के राजकुमारों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था। इसका स्थान क्या था, कहाँ पर जो था ये संयुक्त सम्मेलन जो था वो हुआ था। तो डेट थी 26 जनवरी और 1948 को जो था ये जो प्रजामंडल के नेता होते थे और शिमला पहाड़ी राज्यों के राजकुमार होते थे उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन जो था वो ये सोलन में जो था वो मीटिंग हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके पीछे की कहानी भी समझते हैं। देखो, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो हम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो नेता थे ना, वो अन्य देशी जो हमारे शासक यहाँ पर हुआ करते थे, रियासतों के शासक, उनके सहयोग के साथ जो है वो एक पहाड़ी रियासती प्रांत जो है वो बनाना चाहते थे और उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। अब भगाट के राजा हो गए उस टाइम के दुर्गा सिंह, मंडी के राजा हो गए जोगिंदर सिंह, ये क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं और महात्मा गांधी से जो है वो मिलते हैं। महात्मा गांधी से मिलकर जब वो आते हैं तो उसके पश्चात वो एक सभा बुलाते हैं। इस सभा में जो है जो प्रजामंडल के नेता थे, प्रजामंडल के नेताओं के अलावा पहाड़ी रियासतों के जो शासक थे वो शामिल थे और ये 26 फरवरी 1948 को एक सभा होती है। सभा को सोलन में बुलाया गया था। इसमें अलग अलग रियासतों के 27 या फिर उससे अधिक जो है प्रतिनिधि जो था वो आए थे। अगर हम बात करते हैं रियासतों की ओर से तो बुशहर से जो था वो ठाकुर सेन नेगी और भागल से जो था वो कुंवर मोहन सिंह और क्योंथल से विजय कुमार पंडित और बीजा से जो था वो इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और अन्य रियासतों के शासक यहाँ पर खुद आकर उपस्थित जो था वो हुए थे। तो इस तरह से जो था वो उपस्थित हुए थे और ये जो अलग अलग शासक और प्रजामंडल के नेता यहाँ पर आकर हुए, ये जो सभा यहाँ पर हुई इसको प्रतिनिधि सभा का नाम जो था वो दिया गया था। और भगाट के राजा जो दुर्गा सिंह हुआ करते थे, दुर्गा सिंह को जो था वो सर्वसम्मति से जो था वो उस टाइम अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। जुब्बल के जो भागवल सोहटा थे उनको सदन सभा का नेता जो था वो घोषित किया गया था। और महावीर सिंह एक हुआ करते थे, महावीर सिंह को जो था वो सचिव का पद जो था वो उस टाइम दिया गया था। फिर बाद में चलकर हम पढ़ते हैं कि दरबार हॉल एक लगाया गया था। दरबार हॉल का प्रतिनिधित्व जो था वो राजा दुर्गा सिंह के द्वारा जो था वो किया गया था और वहां पर सर्वप्रथम जो था वो तिरंगा झंडा जो था वो लहराया गया था। और यहीं पर जो था वो एक पहाड़ी रियासती संघ बनाने का प्रस्ताव जो था वो रखा गया था और इसी सभा में जो था वो प्रस्तावित जो रियासती संघ था उसका नाम हिमाचल प्रदेश जो था वो रखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ता है। ये एक बहुत लंबी स्टोरी आ जाएगी, परंतु बेसिक कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया कि क्या क्या हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल गया।
इतना सब हम यहाँ से याद रखेंगे। इतना सब बताने के पीछे का मोटिव ये है कि एक तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, अगर डिटेल में कुछ पूछा जाता है अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन तो उसको भी जो है वो आप यहाँ से लिंक कर कर जो है वो सॉल्व कर पाएँ। और डेफिनेटली ये चीज़ें काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम जो है वो एग्जाम में करती हैं। आगे बोलते हैं छांब डांस रिफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये छांब डांस जहाँ जो है वो बोलते हैं कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। छांब डांस जो होता है ना, इसके बारे में चलो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। इसको डायमंड डांस भी बोलते हैं, दानव नृत्य भी जो है वो उसको बोलते हैं। अब बताइए ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है किन्नौर में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अभी एग्जाम में जब अलग अलग ऑप्शन देखते हैं ना तब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है और डायमंड डांस किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। इसमें 3, 5, 7, 9 लोग जो हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। मेनली ये लामास के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, तो उसको लामा डेविल डांस भी जो है वो बोलते हैं। छांब पता चल गया कि लामास के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो लामास के द्वारा ये मोनेस्ट्रीज में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसमें डेमन इनके दानव की जो है वो कॉस्ट्यूम्स पहनी होती हैं, मास्क लगाए होते हैं और ग्रुप में जो है वो इसको जो है परफॉर्म करते हैं। और जो फुट स्टेप्स ऑफ लीडर्स होते हैं उसको जो है घुरे जो है वो यहाँ पर बोलते हैं। तो घुरे भी ध्यान रखना है कि किसको बोलते हैं, ठीक है। फुट स्टेप्स ऑफ लीडर जो होता है, जो फुट स्टेप्स एक लीडर देता है कि किस किस तरह से कदम हिलाने हैं, वो घुरे जो है वो होता है। तो इसके बारे में इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विद विच राजकुमारी अमृत कौर वाज नॉट एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि इनमें से किसके साथ जो है वो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो नहीं जुड़ी हुई है। देखो अगर हम बात करते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर, तो बोलते हैं राजकुमारी अमृत कौर वॉज बोर्न ऑन 22 Feb 1889 इन लखनऊ। इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। दूसरी में बोलते हैं सी वॉज फर्स्ट लेडी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरे में बोलते हैं सी वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम महासू कॉन्स्टिट्यूंसी, की ये महासू लोकसभा से जो था वो चुनकर गई थी। और आगे बोलते हैं राजकुमारी अमृत कौर भवन इज हिस्टोरिकल हेरिटेज कॉल्ड मैंग्रोव। तो ये जो राजकुमारी अमृत कौर का भवन है उसको एक हेरिटेज भवन है और ये मैंग्रोव में जो है वो स्थित है। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इनका जन्म जो था वो लखनऊ में हुआ था और 2 फरवरी को ही 1889 में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से जो है वो एक्सप्लेन की गई है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही हो गई। दूसरी में बोलते हैं कि सी वॉज फर्स्ट लेडी अपॉइंटेड एज हेल्थ मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरे में बोलते हैं कि महासू से ये चुनी गई थी, ये भी सही बात है। और चौथी में बोलते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर भवन जो है वो मैंग्रोव उसको बोलते हैं। नहीं, मैंग्रोव भवन वो नहीं है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, ये सही तरीके से मेल नहीं खाता। राजकुमारी अमृत कौर का जो हिस्टोरिकल भवन है उसको जो है वो मनोर विले जो है वो बोलते हैं, मनोर विले बोलते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कैंपस समरहिल में जो है वो स्थित है। यहाँ पर एम्स का गेस्ट हाउस जो है वो बनाया गया है। आगे बोलते हैं राजकुमारी अमृत कौर ये बाकी यहाँ पर लखनऊ में पैदा हुई थी। आहलूवालिया रॉयल फैमिली कपूरथला की फैमिली थी जहाँ से ये संबंध रखती थी। बाकी ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई थी, महात्मा गांधी के अलग अलग आंदोलनों में इन्होंने साथ दिया था। राजकुमारी अमृत कौर पहली सेक्रेटरी बनी थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की, पहली नहीं परंतु सेक्रेटरी बनी थी। ये सेक्रेटरी बनी थी यहाँ की 1930 में। और 1931 से 33 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन एसोसिएशन भी रही। और उसके बाद इंडियाज़ वुमेन कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने प्रिजाइड की थी 1938 में। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इनको पहला हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। महासू से ये लोकसभा में चुनकर गई थी 1952 में। ये सब यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो परियोजना है नाथपा जाखड़ी परियोजना, वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। नाथपा जाखड़ी परियोजना की बात करते हैं तो नाथपा जाखड़ी भी एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है और ये एज पर ऑप्शन ही हम बात करेंगे कि कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है? किन्नौर में ये नाथपा जाखड़ी परियोजना आती है। इसके बारे में ना थोड़ा थोड़ा जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नाथपा और झाखड़ी ये एक परियोजना तो आती ही है, परंतु ये जो नाथपा और झाखड़ी है ना, ये दो अलग अलग विलेज आते हैं। तो ये किन्नौर और शिमला के बीच में जो है वो आती है। ठीक है जी। ये परियोजना जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर जो है वो बनी हुई है, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। 1500 मेगावाट की जो है वो लगभग ये परियोजना है, 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। इसके अलावा जो है ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है वो बनाई गई है। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि किसकी सहायता से इसको बनाया गया है, कहाँ पर जो है ये स्थित है। बनाने वाली एजेंसी कौन है? तो बनाने वाली एजेंसी जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो बनाने वाली एजेंसी। तो बनाने वाली एजेंसी के बारे में भी पता चल गया। ये
हमारे पास इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है हिमाचल की। अब हम अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जो है वो जान लेते हैं, खासकर जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। किन्नौर में करछम वांगटू परियोजना भी आती है। 1000 मेगावाट की जो है ये परियोजना जो है वो किन्नौर में आती है। किन्नौर में ही हमें भाभा परियोजना भी देखने को मिलती है। 120 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। किन्नौर जिले में जो है ये भाभा परियोजना जो है वो स्थित है। किन्नौर में हमें जांगी थोपन परियोजना भी देखने को मिलती है। 960 मेगावाट की ये परियोजना है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही बनी हुई है। खाब परियोजना एक आती है। खाब भी जो है वो किन्नौर में स्थित है। लगभग 1020 मेगावाट की परियोजना है। ये किन्नौर में सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये किन्नौर की कुछ एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं द कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ आर्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा चित्रकला किस स्कूल से संबंधित है। कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ आर्ट, ये हमने इससे पिछले एडिशन में डिस्कस किया था, मिशन एलाइड के ही। तो अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे कि ये जो कांगड़ा पेंटिंग है ये किस स्कूल ऑफ आर्ट से संबंध रखती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट कर कर अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।